पहले हमें इसका डिस्कस करना है। अब अगर हमें वाटर का स्ट्रक्चर पता चल गया तो उसकी नेचर के बारे में जानना है। तो एक वाटर जो है H2O का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देता है, ऐसा ही है। तो अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डाइपोल्स बन रहे हैं। अब ये डाइपोल्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक H है एक ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, वो है हमारे पास 3.5। कितनी है, मोस्ट मतलब फ्लोरीन के बाद जो है ना ऑक्सीजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स है उसमें आता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, जबकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है बताओ जरा सोच के। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। कितनी है, 2.1। तो अगर इनके डिफरेंस को हम देखें तो 3.5 और 2.1 का डिफरेंस कितना है, 1.4। 1.4 का मतलब ये आयनिक इन नेचर हो जाता है, इसके डाइपोल्स बनेंगे, इसकी पोलर नेचर है, ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव को H नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोलर नेचर की वजह से इसकी जो वाटर की इतनी सारी प्रॉपर्टीज है कि बंदा हैरान रह जाता है। ये किसी भी चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। क्यों कर लेगा, अगर इसमें NaCl डाल देते हैं तो उसके Na पॉजिटिव को H अपनी तरफ कर लेंगे, उसके Cl नेगेटिव को H अपनी तरफ कर लेगा। इसी को और कोई पोलर सॉल्वेंट्स है या कोई पोलर चीज है वो जब वाटर में डालेगी तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इसकी पोलर नेचर। अब पोलर नेचर है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि इसको और ज्यादा पोलर बनाती है, तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है, वो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो समझो होता क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कोई जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसके आपस की बॉन्डिंग नहीं है, वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। H2O में वो तो सिंपल क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा। ये वाला बॉन्ड तो कोवेलेंट हो गया, ठीक है, ये तो बड़ा मजबूत बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाए रख रहा है। इसके अलावा वाटर में और भी खुसूसियात हैं। वो खुसूसियात कैसे हैं, ये तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बिलफर्ज एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि इजी हो समझना। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक लॉन पेयर ये है, एक लॉन पेयर ये है। अब बिलफर्ज ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, पार्शली पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, पार्शली नेगेटिव है, ठीक है, इसका आयनिक नेचर है। तो अब ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। अब इसके पास बिलफर्ज एक और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कितने हैं, 2 लॉन पेयर्स है। तो ये जो H पॉजिटिव है पार्शली पॉजिटिव, और ये क्या है, पार्शली नेगेटिव है। अब इस बिलफर्ज एक और है, और वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर है कोई वाटर, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक की कम हो दूसरी की ज्यादा, तो उसके दरमियान हमेशा इंटरेक्शन होगी, और उस इंटरेक्शन में अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सिंपल। तो अब बिलफर्ज, अब ये भी आपको क्या है, पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है, तो इन दोनों के दरमियान क्या है, स्लाइटली सी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, ये इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, तो ये इसकी किसी एक लॉन पेयर को खींचना शुरू कर देता है। बिलफर्ज यहाँ पे एक और वाटर है, ठीक है, तो अब ये वाला इसके साथ करना शुरू कर देगा। इसी तरह ये H पॉजिटिव जो है इसी वाटर का, ये इसके साथ करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे एक और अगर हम बनाते हैं तो इस पे भी लॉन पेयर है, ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो अब एक वाटर मॉलिक्यूल देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल की ये कैपेसिटी है कि वो दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हर वक्त टूट रहे होते हैं, हर वक्त बंध रहे होते हैं।
इसकी वजह से लिक्विड जो हमारे पास वाटर होता है उसकी जो शेप है वो कोई एक नहीं रहता है। वो जिस चीज़ में भी डालेंगे ये लिक्विड में, और खास तौर पर जो वाटर है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन कौन से, कैसे? एक ये वाला, एक ये वाला। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की वजह से, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो उसके साथ 2 H2 के, जो H2 है हमारे पास, जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है उसकी वजह से 2 पेयर बना, जो बॉन्ड हमारे पास बना देता है। और इस तरीके से हमारे पास जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाटर की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को और जहन में रखो, जब ये प्रॉपर्टी इसके साथ ही एक और प्रॉपर्टी जो इसके साथ इन्वॉल्व होगी, वो प्रॉपर्टी क्या इन्वॉल्व होगी कि हमारे पास बेफर्ज बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। ये इसके साथ ऐसे बन जाएगा, ये एक और है, ये इसके साथ ऐसे बन जाएगा, इधर इसके साथ ऐसे बन जाएगा, और वाटर का जो मुकम्मल सरफेस है वो बनेगा। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी इनॉर्मस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें हो रही है। लेकिन ये इर्रेगुलर फॉर्म में, जब ये वाटर हमारे पास फ्रीज होता है, तो अब देखो जब फ्रीज कोई चीज होती है तो उसकी डेंसिटी अमूमन ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो रहा होता है फ्रीजिंग में। लेकिन वाटर की एक और खासियत है जो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, और वो खासियत ये है कि ये फ्रीज होने पे एक्सपैंड करता है, बिल्कुल ऑपोजिट बाकियों के। बाकी जो है कोई भी चीज़ जब फ्रीज होती है, लाजमन जब कमरे में गैस होती है, जब उस पर ठंड ज़्यादा होती है तो गैस फ्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के गिरने से क्या होता है, हमारे पास जो वाटर है वो एक्सपैंड कर जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है अब बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। लेकिन उस आइस में एक खूबी है कि उसके ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप में आ जाते हैं और रेगुलर स्पेसेस बन जाती है इनमें। वो स्पेसेस बनने की वजह से क्या होता है, हमारे पास है जो आइस है वो रेगुलर हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारे पास डेंसिटी उसकी कम होगी। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, हमारे पास डेंसिटी कम होती है। मैस तो वही है वाटर का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वॉल्यूम आइस में ज्यादा हो रहा है और डेंसिटी उसकी कम हो रही है। बिलफर्ज अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, और अगर एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है, अगर आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में तो उसकी डेंसिटी होती है 1.00 ग्राम पर ml, इतनी होती है। लेकिन आइस की उस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.92 ग्राम पर ml। तो अब देखो आइस की डेंसिटी कम है, लिक्विड फॉर्म में वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जो आइस है, जो सॉलिड फॉर्म में उसकी डेंसिटी कम है, जो लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब फिजिक्स का उसूल है कि जो चीज ज्यादा डेंस होगी वो नीचे बैठेगी, जो कम डेंस होगी वो ऊपर जाएगी। क्या है, जो चीज ज्यादा डेंस होगी वो नीचे, अब ज्यादा अगर डेंसिटी वाली चीज है तो वो नीचे डूब जाती है, कम डेंस वाली जो है वो ऊपर तैरती है। ये फिनोमेना है। तो इस फिनोमेना का फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे आइस जो है उसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड फॉर्म में वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो इस फर्क की वजह से जो लिक्विड फॉर्म में वाला वो नीचे रहता है, जो आइस है वो सरफेस के ऊपर तैरती है। जो बर्फ है वो डूबती नहीं है, नीचे उसके पानी होता है, ऊपर उसकी बर्फ जम जाती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये कि ये नेचर का निजाम है। फायदा क्या हुआ कि जब सर्दी, अगर पोल्स की तरफ हम जाते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास आइस की एक लेयर जो है वाटर के ऊपर जम जाती है। क्यों ऊपर जम जाती है, क्योंकि आइस लेस डेंस है और लिक्विड वाटर ज्यादा डेंस है। अगर ये उल्टा होता, अगर ये फिजिकल जो फिनोमेना उसके साथ ही होता, तो क्या होता है कि हमारे पास ये आइस की अगर डेंसिटी ज्यादा होती तो आइस कहाँ जाती, नीचे बॉटम ऑफ द ओशन पे जाती, वो नीचे जाती और जलती जाती। उसके बाद अब देखिए उसके नीचे तो पानी नहीं है, ना कोई उसमें लाइट पहुंचना होता है कि उसने बाद में पिघल जाना है। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है कि वो बर्फ जमती चली जाती, जमती चली जाती, और हम तकरीबन एक आइस एज में ही होते हैं। किसमें होते हैं, हमारे पास बर्फ ही बर्फ होती, कोई लिक्विड फॉर्म जो पानी का वो बचता ही ना। तो ये अल्लाह के करम देखो कि वाटर के जो
सॉलिड फॉर्म है, जो हमारे पास आइस है, वो वाटर के ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आने की वजह से क्या होगा कि ये बिल्कुल समुंदर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास आइस बन गई। अब जब ये आइस बन जाती है ऊपर, नीचे वाला पानी जो होता है वो क्या होता है, पानी रहता है, गर्म रहता है। तो इसकी वजह से अब जो एक तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हीट से, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन। अब मजीद जो सर्दी है वो नीचे नहीं जाती। तो ये जितने भी ओशन के अंदर लाइफ है, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, चाहे वो मछलियाँ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो उस ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो आइस है वो ऊपर जम चुकी है, नीचे पानी मौजूद है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आइस है वो फ्लॉट करती है किस चीज के ऊपर, वाटर के ऊपर, फ्लॉट ऑन सरफेस। आइस सरफेस के ऊपर क्यों तैरती है, उसकी यही रीजन है क्योंकि इसके डेंसिटी में, इसके जब फ्रीज होते हैं तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप में आ जाते हैं, और उस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप में आने की वजह से उसके दरमियान स्पेसेस क्रिएटेड होती हैं। वो स्पेसेस जब क्रिएट होती हैं, स्पेस की क्रिएट करने से उनका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम क्या कहते हैं कि डेंसिटी के फॉर्मूला क्या, सिंपल फॉर्मूला है, मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से आइस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, वो सरफेस के ऊपर आ जाती है। जो लिक्विड फॉर्म का वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे चला जाता है, और इसकी वजह से जो आइस है वो फ्लॉट कर रहा होता है किस चीज के ऊपर, पानी के ऊपर। तो एक ये इसकी इंपॉर्टेंट का पता लगे कि इस डेंसिटी की वजह से जितनी भी इक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है इन सर्दियों में भी या पानी के अंदर, वो किस वजह से पॉसिबल है, इस यूनिक नेचर ऑफ वाटर की वजह से पॉसिबल है। और ये क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तो होगी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी